स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। वो ऑपरेशन जब इसराइल ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा दी थी। ये वो ऑपरेशन जिसमें 4000 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे देश में घुसकर इसराइल अपने 116 नागरिकों को निकालकर सेफली वापस लाया था। महज 53 मिनट में किया गया ये वो ऑपरेशन जिसे खुफिया जगत के इतिहास का अब तक का सबसे फास्टेस्ट ऑपरेशन कहा जाता है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। आज आपको सब कुछ इस ऑपरेशन के बारे में बताने वाले हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि ये ऑपरेशन जो था वो इसराइल के लिए तो एक तरह से बहुत ही अच्छा रहा था। इसराइल ने अपनी जो ताकत थी वो दुनिया को दिखा दी थी, लेकिन आज के जो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके लिए ऑपरेशन एक तरह से देखा जाए तो उनका कुछ बहुत खास इस ऑपरेशन में उन्होंने खो दिया था। उन्हें एक बड़ा झटका दिया था इस ऑपरेशन में। तो ये सब क्या था, ये सब आज आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में यूपीएससी के लिहाज से भी ये आज का टॉपिक और ये ऑपरेशन थंडरबोल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप GS2 के हिसाब से देखते हैं तो GS2 में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी और आपके GS4 के एथिक्स के केस स्टडीज़ के लिहाज से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलने वाली है। आपको पता चलेगा कि कैसे पैनिक सिचुएशंस में जब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट होता है उस समय पे कैसे काम किया जाता है, इमरजेंसी की सिचुएशन में किस तरह से ऑफिसर्स काम करते हैं। तो ये सब भी आज आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। 1970s में मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो था वो अपने चरम पर था, हाईएस्ट पॉइंट पर था। फ़िलिस्तीन और इसराइल का जो विवाद था वो भी लगातार तेज़ी से बढ़ रहा था। इस समय पर फ़िलिस्तीन मूवमेंट जो था उसमें कई सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स थे जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते थे। उनमें से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एक तरह से कहा जाए जो आतंकी संगठन था, पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, PFLP। ये जो PFLP था ये इसका एक अलग ही इतिहास था इसराइल के ऊपर पुराना अपना अटैक करने का। ये लोग यहाँ पे लगातार इसराइल के ऊपर पहले से भी अटैक करते आ रहे थे। यहाँ पे जो PFLP था, इनके जो मेंबर्स थे, इनकी एक आइडियोलॉजी हुआ करती थी और वो ये थी कि दुनिया को अगर अपनी तरफ आकर्षित करना है, दुनिया का अगर ध्यान खींचना है और चेंजेस लाने हैं, बदलाव करना है, तो उसके लिए हिंसा बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ यहाँ पे चल रही थी और इसी के साथ में जो जर्मनी था इस समय पे, वहाँ पे जर्मनी के अंदर जो पॉलिटिकल माहौल था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, टेंस चल रहा था, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति थी। लेफ्ट विंग रेडिकलाइजेशन जो था वो इस तरह से बढ़ रहा था कि आए दिन बम धमाके, हत्याएं, किडनैपिंग, ये सब चीज़ें चल रही थी वहाँ पे। और इन सब के बीच में जर्मनी का, वेस्ट जर्मनी का एक ग्रुप हुआ करता था, एक टेररिस्ट ग्रुप, रिवोल्यूशनरी ज़ेलेन, RZ जिसको कहते हैं, और साथ में इसको आज अभी अगर आप अंग्रेज़ी के हिसाब से देखें तो रिवोल्यूशनरी सेल्स इसको कहा जाता है, इस ग्रुप को। तो इस नाम से भी इसको जाना जाता था। ये जो RZ था, इनका भी पैलेस्टीन के PFLP, ये जो ग्रुप था, टेररिस्ट ग्रुप, उसकी तरह की आइडियोलॉजी थी। इन दोनों का यही मानना था कि अगर चेंजेस लाने हैं तो आपको हिंसा करनी है, वायलेंस करना है, तभी चेंजेस आ सकते हैं। मिड ऑफ 1970s में, 1970s के बीच में, करीबन 1973 से 75 के बीच में, PFLP और RZ ये एक साथ आ जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं और इनका एक ही लक्ष्य था कि इसराइल के ऊपर अब साथ में मिलकर हमला करेंगे। और इसी के साथ में इन्होंने इन्हीं सालों के बीच में 1974 और 1975 के बीच में अपने जो रिसोर्सेज थे, अपने सेफ हाउसेस थे, अपने टैक्टिक्स थे, इनको एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ अपने सारे रिसोर्सेज शेयर करना शुरू कर दिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, उस वक्त इस ग्रुप के जो हेड थे वो हुआ करते हैं डॉक्टर वदीद हदाद। ये जो वदीद हदाद थे, ये इनके बारे में बताते हैं कि इसराइल का एक तरह से सबसे खतरनाक दुश्मन था। ये वो आदमी था जो 1968 में जब PFLP ने अपना सबसे पहला प्लेन हाईजैकिंग की थी, और ये प्लेन हाईजैकिंग भी इसराइल के ही एक प्लेन की गई थी, उसमें मास्टरमाइंड था ये वदी हदाद। तो ये वहाँ से इतना पुराना इसका एक इतिहास रहा था, इसका खुद का भी इसराइल के साथ में एक तरह से उस पर अटैक करने का। लेकिन अब ये साल जो आ चुका था ये 1976 था और इस समय पे वेस्ट जर्मनी का जो रिवोल्यूशनरी ज़ेलेन RZ था वो PFLP के साथ में, वदी हदाद के साथ में मिल चुका था और इन दोनों टेररिस्ट ग्रुप्स ने अब एक प्लेन हाईजैकिंग का प्लान किया। 27 जून 1976 को इसराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट से एक एयर फ्रांस का A300 एयरबस विमान ये तैयार था उड़ान भरने के लिए और इस विमान को पेरिस तक जाना था, तेल अवीव से इसराइल के। बीच में इसका एक स्टॉपेज भी था ग्रीस की राजधानी एथेंस में। और साथ में इस विमान के अंदर उस समय पे, क्योंकि ये अपनी उड़ान भरने को तैयार था, तो टोटल 246 पैसेंजर, 246 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। सारे के सारे मोस्टली इसराइल के ही लोग थे, कुछ बाकी कंट्रीज़ के भी थे। और क्योंकि ये एयर फ्रांस की फ़्लाइट थी तो जो 12 क्रू मेंबर्स थे वो सारे के सारे आपके जो फ्रांस के लोग थे। 27 जून का दिन ये
विमान जो था सुबह के करीब, ये दोपहर के करीब 12:30 बजे के आसपास इसने तेल अवीव एयरपोर्ट से इसराइल से अपनी उड़ान भरी, टेक ऑफ किया। अपने समय के मुताबिक 1.5 घंटे बाद इसने एथेंस में जो इसका स्टॉपेज था ये वहाँ पे पहुँचा। वहाँ से कुछ और नागरिक इसमें चढ़ते हैं। 58 करीब और पैसेंजर्स थे जो इस पेरिस जाने के लिए जिनको जाना था, वो इस प्लेन में चढ़ते हैं। इन 58 लोगों में से सारे के सारे पैसेंजर्स नहीं थे। कुछ ऐसे भी लोग थे, 4 लोग ऐसे थे इनमें जो किसी और उद्देश्य से इस विमान के अंदर चढ़ रहे थे। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईएएस बनना, तो यहाँ पे भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लेकर आया एक प्रोग्राम P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस प्रोग्राम का नाम है। और यहाँ पर आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। स्टडी मटेरियल मिल जाता है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, हिंदी इंग्लिश तीनों भाषा में बैचेस मिल जाते हैं। मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इनमें से कोई भी बैच चूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और जब यहाँ पे आपको ये P2I का भी जो लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे जब आप उसको अपने सेलेक्ट करेंगे तो जो आपको आपके स्क्रीन पे कोड दिख रहा है VJ Live, इस कोड को लगाते ही आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। जो 70,000 का कोर्स है वो आपको 30,000 रुपये मिल जाता है 29,999 में। आप एक बहुत बड़ा डिस्काउंट तो लेंगे ही, अपनी तैयारी को भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए, इस कोड को लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। इस प्लेन में एथेंस से जो 58 पैसेंजर्स चढ़े थे उनमें 4 लोग ऐसे थे जिनके बैग्स में ग्रेनेड्स थे, बंदूकें थी। इन चारों लोगों में से 2 लोग थे PFLP के पैलेस्टीन के, जिनके नाम थे, एक का नाम था ज़ैल अल अर्ज़ा और दूसरे का नाम था फ़ैज़ अब्दुल रहीम। और बाकी जो 2 लोग थे, जिनमें एक आदमी था विल्फ्रीड बॉस और एक लड़की थी ब्रिगिटी कुलमान, ये दोनों वेस्ट जर्मनी के RZ ग्रुप से थे। ये चारों टेररिस्ट इसमें चढ़ चुके थे। चारों के चारों पैसेंजर्स बन के एथेंस से शुरुआत में बैठ गए इस प्लेन के अंदर, लेकिन जैसे ही इस प्लेन ने एथेंस से टेक ऑफ किया है पेरिस जाने के लिए, करीबन 10 मिनट के अंदर ही ये जो ब्रिगिटी कुलमान, ये जो लड़की थी RZ ग्रुप की, फाउंडिंग मेंबर थी उसकी RZ ग्रुप की है, इसने उठ के अपनी सीट से अपने बैग से एक ग्रेनेड निकाल लिया। जैसे इसने ग्रेनेड निकाला, बाकी तीनों टेररिस्ट भी एक्टिव हो गए और इन लोगों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। इन लोगों ने लोगों को धमकाना शुरू किया फ्लाइट के अंदर और ये बता दिया कि ये प्लेन जो है वो हाईजैक हो चुका है। एक टेररिस्ट इसमें से जाता है कॉकपिट में, पायलट के पास गया और कॉकपिट में जाके उसने जो मेन पायलट थे इस प्लेन के, माइकल बेकोस, उनको गन पॉइंट पे ले लिया। को पायलट को उसकी सीट से उठाया और खुद जाके वहाँ पे बैठ गया। और माइकल बेकोस को, जो मेन पायलट थे, उनको ये कहा कि अब इस प्लेन का जो डायरेक्शन है वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा जो वो बताएगा, जो टेररिस्ट बताएंगे। टेररिस्ट ने यहाँ से इस पूरे रूट को प्लेन के डाइवर्ट कर दिया और इसके बाद में उनको कहा गया, माइकल बेकोस को, जो पायलट थे, कि इस प्लेन को लीबिया के बेनगाजी एयरपोर्ट में ले जाया जाए, ये वहाँ पे जाके इसको ले जाओ। और उसने जब फ्यूल चेक किया तो वहाँ पे, क्योंकि प्लेन का जो फ्यूल था उसको और पर्याप्त फ्यूल चाहिए था आगे और उड़ान भरवाने के लिए प्लेन को, तो उसने वहाँ पे बेनगाजी एयरपोर्ट पे जाके उसकी रीफ्यूलिंग करवाई। जो टेररिस्ट थे उन लोगों के इंस्ट्रक्शन पे ये सब कुछ हो रहा था। इसके बाद बेनगाजी एयरपोर्ट पे ये प्लेन उतरता है, वहाँ की ATC से बात की जाती है पायलट के द्वारा। ये बात यहाँ से पब्लिक में पहली बार आउट हुई। ये बात पब्लिक में आउट होती है वो इस तरह से हुई थी कि ये फ़्लाइट जो है वो हाईजैक हो चुकी है। ये इस तरह पता चला था क्योंकि बेनगाजी एयरपोर्ट पर एक ब्रिटिश महिला थी, एक बुज़ुर्ग ब्रिटिश महिला, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी प्लेन के अंदर। इसके चलते उसको बेनगाजी एयरपोर्ट पर इस प्लेन से उतार दिया गया था। पहले उसके लिए मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो बुलाए गए थे, उसके बाद में उनकी मदद से उसको वहाँ पर उतार दिया गया था। यहाँ से ये जो महिला थी इसने बाहर जाके लोगों को बताया और साथ में फिर ये बात पब्लिक में आउट हुई। बेनगाजी के अंदर एक न्यूज़ एजेंसी है, लिबियान अरब रिवॉल्यूशन न्यूज़ एजेंसी, उसने उस समय इस खबर को छाप भी दिया था। इसके बाद इजराइल को भी ये पता चल चुका था कि उनके जो पैसेंजर्स हैं, जो उनके नागरिक हैं देश के, वो खतरे में हैं और अब ये जो टेररिस्ट हैं ये उनसे एक बहुत बड़ी डिमांड करने वाले हैं। तो उस बुज़ुर्ग ब्रिटिश महिला को एथेंस में उतारने के बाद में, जो बीमार थी, यहाँ से अब प्लेन ने दोबारा से अपनी उड़ान भरी और इसके बाद इसको रिफ्यूल भी करा दिया गया था विमान को। टेररिस्ट ने पायलट बेकोस को बोला कि इस प्लेन को अफ्रीका के युगांडा में ले जाया जाए। अब तक करीबन 24 घंटे हो चुके थे प्लेन को हाईजैक हुए, ये 28 जून आ चुका था और करीबन 3:15 बजे दोपहर के इस प्लेन को युगांडा के एंटबे एयरपोर्ट पे लैंड कराया जाता है। पायलट बेकोस के लिए ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। वो सोच रहे थे मन ही मन में कि युगांडा के ATC ने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने, कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, कोई सवाल क्यों नहीं किया। बहुत ही स्मूथली वो इस चीज़ को मान चुके थे कि अगर आपका ये प्लेन है वो आप यहाँ पे उसको लैंड करा सकते हैं। तो ये एक तो उनके दिमाग में ये इस बात का डाउट था कि ऐसा कैसे हो गया
कि युगांडा के एटीसी ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। साथ में उनको एक डर भी था। वो डर इसलिए था क्योंकि उस समय युगांडा में जो तानाशाह था वहाँ का, वो ईदी अमीन था। ईदी अमीन वो व्यक्ति, वो तानाशाह जिसको सबसे क्रूर तानाशाहों में गिना जाता है। ईदी अमीन जो था वो इज़राइल को अपना दुश्मन मानता था और इसी के चलते उसने फ़लस्तीन को एक तरह से इस हाईजैकिंग में वो फ़लस्तीन के PFLP की मदद कर रहा था। प्लेन के एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड होते ही ईदी अमीन के जो युगांडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। और ये घेरा इसलिए नहीं था कि ये पैसेंजर्स को बचाने आए थे, ये यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे थे उस प्लेन के हाईजैकर्स को, उन टेररिस्ट को, कि यहाँ पे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन ना हो जाए। तो यहाँ पे युगांडियन आर्मी भी इस तरह से पूरा सपोर्ट कर रही थी इन टेररिस्ट का। पहले से ही यहाँ पे PFLP के, फ़लस्तीन की PFLP के 5 और टेररिस्ट मौजूद थे इस एंटेबे एयरपोर्ट पे। यहाँ पे अब ये टोटल टेररिस्ट 9 हो चुके थे। सब कुछ प्री प्लान था और पहले से ये सब कुछ इन लोगों ने एक योजना के तहत किया था। इस समय तक इजराइल को अपनी खुफिया एजेंसी मुसाद के थ्रू ये पता चल चुका था कि युगांडा के ईदी अमीन का, तानाशाह का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और वो पूरी मदद इसको PFLP को कर रहा है। सारे यात्रियों को एयरपोर्ट में जो ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग थी वहाँ पे ले जाया गया, प्लेन से उतारा गया और कुछ देर बाद वहाँ पे ईदी अमीन अपने सारे कमांडर्स के साथ में आता है। जिस तरह से वो आता था अपनी एक ब्लैक मर्सिडीज़ के अंदर, उस तरह से वो वहाँ पे आया और उसी के बाद पूरा जायज़ा लेने के बाद में किस तरह की यहाँ पे कंडीशन है, वो वहाँ से गया और यहाँ से इसके बाद पहली बार PFLP के टेररिस्ट ने इजराइल से अपनी डिमांड रखी। डिमांड की जाती है करीबन 53 टेररिस्ट को, PFLP और वेस्ट जर्मनी की RZ के 53 टेररिस्ट को रिहा करने की। इन 53 टेररिस्ट में से 40 थे फ़लस्तीन के टेररिस्ट जो कि इजराइल की जेलों में बंद थे और 13 ऐसे टेररिस्ट थे जो केन्या, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की जेलों में बंद थे। साथ में $5 मिलियन की मांग की गई टेररिस्ट की तरफ से और कहा गया कि अगर ये सब नहीं माना गया तो सारे के सारे जितने 246 पैसेंजर हैं इन सभी को मार देंगे, क्रू मेंबर्स जो 12 हैं उनको ही मार दिया जाएगा। इजराइल को अब डिमांड मिल चुकी थी। इस समय इजराइल के PM हुआ करते थे यित्ज़हक रबीन और अब इजरायली सरकार ने, यित्ज़हक रबीन ने, PM ने खुफिया एजेंसी मुसाद के साथ मीटिंग करना शुरू किया। मुसाद के उस समय के जो डायरेक्टर हुआ करते थे, जिनको मुसाद के डायरेक्टर को रामसद कहा जाता है, तो जो रामसद हुआ करते थे वो थे यित्ज़हक होफी। इनके साथ अब मीटिंग शुरू होती है PM की। इधर टेररिस्ट ने क्या किया यहाँ पे युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट में कि सारे जो जितने सारे पैसेंजर्स थे उन सबको एक साथ खड़ा किया और इसके बाद उन पैसेंजर्स में से अलग कर दिया जो इजराइल के पैसेंजर्स थे उनको। करीबन इजराइल के 105 ऐसे सिटीजन्स थे जिनको अलग किया गया बाकी पैसेंजर्स से, बाकी कंट्रीज़ के, और अब सारे पैसेंजर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 2 दिन करीबन इस पूरे दौरान बीत चुके थे। 30 जून आ चुका था और 30 जून को इन आतंकवादियों ने, इन हाईजैकर्स ने कुछ इस तरह की चीज़ की है जब इजराइल को भी ये सामने क्लियर हो चुका था कि फ़लस्तीन का जो PFLP है फ़लस्तीन की, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उसका टारगेट है, वो इजराइल ही है और इजराइल को वो एक तरह से झुकाना चाहते हैं। टेररिस्ट ने क्या किया कि बाकी कंट्रीज़ के जितने भी जो और पैसेंजर्स थे उनमें से करीबन 50 ऐसे पहले पैसेंजर्स को चुना जो बीमार थे, जिनको बुज़ुर्ग थे एक तरह से, जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं था उनकी कंट्रीज़ से। ऐसे 50 पैसेंजर्स को छोड़ दिया। उसके बाद दूसरी शिफ्ट में 2 टुकड़ियों में ऐसा किया था टेररिस्ट ने। पहली टुकड़ी में 50 पैसेंजर्स को छोड़ा और दूसरी टुकड़ी में करीबन बाकी कंट्रीज़ के जो और 100 पैसेंजर्स थे, इन सभी पैसेंजर्स को एक प्लेन में बिठा के एंटेबे एयरपोर्ट से पेरिस भेज दिया जाता है। ये सारे वो पैसेंजर्स थे जिनको रिहा कर दिया था इन टेररिस्ट ने। लेकिन अब हाईजैकर्स के, टेररिस्ट के कब्ज़े में सिर्फ इजराइल के 116 मुसाफिर थे, क्रू मेंबर्स को मिला के। इधर इजराइल के अंदर क्या चल रहा था कि मुसाद ने अपना काम शुरू कर दिया था, खुफिया एजेंसी ने। टेररिस्ट को बोला गया, इन हाईजैकर्स को, कि आपकी जो डिमांड है वो मान ली जाएंगी, उनको मान लेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। समय क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको रिहा करने की आप मांग कर रहे हैं जो कि दूसरे देशों में भी हैं, तो उनसे ही बातचीत करनी पड़ेगी और उसके बाद साथ में इन टेररिस्ट को छोड़ा जाएगा और $5 मिलियन आपने मांगे तो उसके लिए भी समय लगेगा। हाईजैकर्स ने इसके लिए इजाज़त दे दी, टेररिस्ट मान चुके थे। अब मुसाद ने क्या किया कि मुसाद के जो डायरेक्टर थे होफी, उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी के एक सीक्रेट एजेंट को, जो उनके फील्ड ऑफिसर हुआ करते थे एंटेबे के अंदर, एंटेबे एयरपोर्ट का एक खुफिया सर्वे करवाया। उनको वहाँ भेजा गया, वो अपने वहाँ पे जाके पूरी रेकी करके आए और इसके बाद में एक क्लियर पिक्चर जो थी पूरी उस एयरपोर्ट की, जो प्रेजेंट कंडीशन उस समय पे थी, उसका पूरा एक जो पिक्चर थी वो इजराइल की जो स्पेशल ऑपरेशन की यूनिट है, सिरियत मतकल के कमांडोज़ के सामने
पूरा का पूरा एक पिक्चर क्लियर करके मोसाद ने सामने रख दी कि भाई ये चीज़ है। शरीयत मतकल के बारे में आपको बता दें कि उसे दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पेशल ऑपरेशन की यूनिट कहा जाता है। मोसाद ने कमांडोज़ को ये बताया शरीयत मतकल के कि कहाँ पे एंटेबे एयरपोर्ट में पैसेंजर्स को रखा गया है ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर, साथ में कितने लोग वहाँ पे हैं, कितने टेररिस्ट हैं, युगांडियन आर्मी जो है इदी अमीन की वो किस तरह से कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ पे हेल्प कर रही है, मदद कर रही है इन टेररिस्ट को फ़लस्तीन के। ये सब कुछ चीज़ें इजराइल की मोसाद ने अपनी इंटेलिजेंस से गैदर करके कमांडोज़ को दे दी थी। इसी के साथ में इजराइल की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी उस समय सोलेल बोने के साथ में मोसाद ने कंसल्ट किया, उसके साथ में भी अपना पूरा सलाह मशवरा किया। ये क्यों किया गया था? क्योंकि सोले बोने जो थी उसने 1960s से 1970s के बीच में अफ्रीका के अंदर कई सारे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, और उनमें से सबसे बड़ी बात ये थी कि सोलेल बोने ने, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एंटेबे एयरपोर्ट की भी उस बिल्डिंग को उसको भी कंस्ट्रक्ट किया था, उसको ही बनाया था। तो यहाँ से उससे भी बातचीत की जाती है, पूरा का पूरा जायज़ा ले लिया जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पे अब एंटेबे एयरपोर्ट का जो मोसाद का जो एक तरह से पूरा चार्ट था, स्ट्रक्चर था कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है, ये सब कुछ जानकारी मोसाद ने निकाल ली थी और ये इजराइल के जो कमांडोज थे उनको दे दिया गया था। इस बीच पैसेंजर्स के जो रिलेटिव्स थे, क्योंकि अब बाकी पैसेंजर्स को छोड़ दिया गया लेकिन इजराइल के नागरिकों को नहीं छोड़ा गया, तो जो इजराइल के नागरिकों के जो रिलेटिव्स थे, इन लोगों ने विरोध करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री रबीन के जो रेसिडेंस था उस समय उनका, वो वहाँ पहुँच गए, उस पर विरोध करना शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन कर दिया। रिलेटिव्स कह रहे थे कि आप लोग नेगोशिएट कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि वरना वो उन लोगों को मार देंगे, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं। इनका कहना था नेगोशिएट कर लो, लेकिन यहाँ पे इजराइल का जो प्लान था वो कुछ और था, और इजराइल जो था वो कुछ और करना चाहता था, क्योंकि मोसाद ने महज 2 दिन के अंदर सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी, सारी इंटेल निकाल ली थी। और इसी के साथ 3 जुलाई ये आ चुका था, और 3 जुलाई की रात को ऑपरेशन थंडरबोल्ट को लॉन्च कर दिया जाता है। तो 3 जुलाई 1976 की रात को इजराइल के 4 लॉकहीड C-130 हरकुलिस विमान, जिसमें 32 कमांडोज थे, 52 पैराट्रूपर्स थे, इनको लेके और साथ में कुछ गाड़ियों को लेके उन एयरक्राफ्ट्स के अंदर, इन चारों एयरक्राफ्ट्स को यहाँ से एंटेबे एयरपोर्ट के लिए रवाना करने के लिए तैयार किया जाता है। आने जाने के बीच में और इस ऑपरेशन में जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना था, जिन सेंसिटिव बातों का ध्यान रखना था, ये सब मोसाद ने इन सारे कमांडोज को ब्रीफिंग इसकी दे दी थी। इन एयरक्राफ्ट्स को युगांडा ATC से भी बचा के निकालना था, क्योंकि अगर युगांडा की ATC को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ही पता चल जाता, क्योंकि वो सभी के सभी मिले हुए हैं, 4000 किलोमीटर दूर वहाँ पे जाना है, पहुँचना है आपको या अपने देश से, तो वहाँ पे जाके आपके जो ये विमान जा रहे हैं इनको भी कहीं इन पे अटैक न कर दिया जाए। तो ATC से बचाने के लिए युगांडा की एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले, जब ये उस एंटेबे एयरबेस के अंदर आ गए थे चारों विमान, तो इनके लिए ये बताया गया था कि आपको विमान को 100 फीट से नीचे उड़ाना है, जिससे आप बच के निकल सकते हैं वहाँ से। तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग की गई। अब ये जो विमान थे चारों इजराइल के, ये अलग अलग समय पर उड़ना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं इजराइल से। जो लीड एयरक्राफ्ट था, जो पहला विमान था, वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉमर्शियल फ़्लाइट की तरह एंटेबे एयरपोर्ट पे लैंड करता है। ये वहाँ पहुँच गया था करीबन रात के 11 बजे इसने एक नॉर्मल कॉमर्शियल फ़्लाइट की तरह, क्योंकि वहाँ पे युगांडियन आर्मी के भी सैनिक थे, टेररिस्ट भी थे, इन लोगों को पता ना चले और ये लगे कि एक नॉर्मल आम तरीके का जो एयरप्लेन्स जो आते हैं उस तरीके से आया है विमान, तो उसने एक कॉमर्शियल फ़्लाइट की तरह नॉर्मली लैंडिंग की 11 बजे रात में। लैंड होते ही इस विमान में से कमांडोज उतरे धीरे से, और इसके बाद में ये न्यू टर्मिनल जो बिल्डिंग थी उस एंटेबे एयरपोर्ट पे, उसको जाके इन्होंने सीज़ कर लिया, वहाँ पे अपना कंट्रोल बना लिया। साथ में कंट्रोल रूम जो था वहाँ पे भी ये लोग पहुँच चुके थे। इसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट था ये रनवे की साइड वहाँ पे टर्न होता है और वहाँ पे जाके अपनी साइड में पोजीशन ले लेता है। इसका जो रियर रैम था वो खुला, और पीछे से इस विमान के अंदर से ही 2 लैंड रोवर और एक काली कलर की मर्सिडीज़, सेम उसी तरह की मर्सिडीज़ जो कि उस समय ईदी अमीन के पास हुआ करती थी, उस तानाशाह के पास में युगांडा के, जिससे वो आया जाया करता था, और साथ में जो उसके गार्ड्स की, जो उसके कमांडर की 2 लैंड रोवर रहती थी वो भी उसी तरह की। तो ये गाड़ियाँ इजराइल की तरफ से जो गई थी, 2 लैंड रोवर और एक मर्सिडीज़ काली कलर की, ये वहाँ से उतरती हैं, और इन तीनों गाड़ियों में कमांडर्स थे, और करीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ी से ये रनवे पर बढ़ना शुरू करती हैं ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ। जिस तरह से सेम ईदी अमीन जो था वो इस तरह से ही आता था तेज़ी से। लेकिन ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए हुआ क्या कि वहाँ पे 2 युगांडियन गार्ड्स जो खड़े हुए थे, जो युगांडियन आर्मी के सोल्जर्स थे,
उनमें से एक ने ये पहचान लिया कि ये जो गाड़ी है ये ईदी अमीन की नहीं है, ये कोई और है। युगांडियन गार्ड्स ने जब इस गाड़ी को रोका तो वहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी कि युगांडियन गार्ड ये समझ चुका था कि ईदी अमीन की गाड़ी नहीं है, और इसका समझने का उसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये था कि ईदी अमीन ने कुछ ही दिन पहले ब्लैक मर्सिडीज़ से अपनी जो आने जाने की जो गाड़ी थी उसको चेंज करके वाइट मर्सिडीज़ कर लिया था, उसका कलर अब उसने वाइट पसंद कर लिया था अपने लिए। तो यहाँ पे समझ चुका था कि ईदी अमीन की गाड़ी नहीं है, किसी और की गाड़ी है। लेकिन इसके बाद ये देखा जाए एक तरह से तो इजराइल की मोसाद की एक मिस्टेक है ये, लेकिन इजराइल के कमांडोज़ ने अपनी साइलेंस पिस्टल से दोनों के दोनों गार्ड्स को पल भर के अंदर न्यूट्रलाइज, उनको एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, मार दिया। बट इस बीच में हुआ क्या कि जब इन गार्ड्स ने इनको रोका था और जब कमांडोज़ ने इनके साइलेंस गन से अपनी शूट किया है दोनों गार्ड्स को, पीछे वाली लैंड रोवर में एक इजरायली कमांडो ने ही अपनी राइफ़ल से इन गार्ड्स के ऊपर शूट किया था, और राइफ़ल में साइलेंसर क्योंकि लगा नहीं था, तो यहाँ पे जो आवाज़ थी गोली की, जो जिस तरह से ये जो इजराइल के कमांडोज करना चाह रहे थे कि चुपचाप जाएंगे और इस तरह से ऑपरेशन करेंगे, वो यहाँ पे इनका थोड़ा नाकाम हो जाता है। और इसी के साथ में अभी अटैकिंग पोजीशन में अपनी आ जाते हैं। इनको अब असॉल्ट करना था। ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग में सारे कमांडोज यहाँ से लैंड रोवर से निकल के घुसते हैं। नीचे ही इनको एक पैलेस्टीन का टेररिस्ट मिल जाता है, ये उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, वहाँ पे इसको मारते हैं। अब तक करीबन ये 7 मिनट हुए थे और 7 मिनट के अंदर इन कमांडोज ने इजराइल के इतना सब कुछ कर लिया था। एक टेररिस्ट को भी मार दिया था, 2 युगांडियन गार्ड्स को मार दिया था, ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुँच चुके थे जहाँ पे सारे के सारे पैसेंजर्स को रखा गया था। इस तरह से स्पीड में ऑपरेशन चल रहा था। पहले एयरक्राफ्ट की लैंडिंग से करीबन 7 मिनट बाद 2 और एयरक्राफ्ट जो थे इजराइल के, वो अब एंटेबे एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। इन दोनों एयरक्राफ्ट में सोवियत स्टाइल के आर्म्ड पर्सनल कैरियर ये मौजूद थे, और इनका काम था जो युगांडियन आर्मी है ये जो अटैक करेगी, काउंटर अटैक करेगी, क्योंकि अब असॉल्ट चालू हो चुका है, लड़ाई चलेगी दोनों तरफ से, तो यहाँ पे ये अपनी पोजीशन ले लें और यहाँ पे इन अटैक्स को युगांडियन आर्मी के उनसे बचा पाए, जो अपने इजराइल के जो कमांडर्स हैं उनको। तीनों जो एयरक्राफ्ट थे इनके इंजन रनिंग पर थे, इनके इंजन चालू करके रखे गए थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये ऑपरेशन जल्दी से जल्दी ख़त्म करना था, ये आदेश मिले ही हुए थे, जल्दी चल भी रहा था ऑपरेशन, तो ये था कि जैसे ये ऑपरेशन ख़त्म होगा तो रनिंग इंजन्स रखे जाएँ जिससे हाल के हाल यहाँ से निकला जा सके सेफली। इस बीच में ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग में क्या हुआ कि जो इजरायली कमांडोज थे ये पहुँचते हैं, पैलेस्टीन के वहाँ पे जो टेररिस्ट थे उनको लगातार ये मार रहे थे, दोनों साइड से फायरिंग हो रही थी। जब इजराइल के कमांडोज़ ने मेन एरिया में जब ये एंटर करते हैं उस ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग के, वहाँ पे 4 टेररिस्ट थे और सारे जितने पैसेंजर्स थे उनको वहीं पे रखा गया था, इजराइल के 116 पैसेंजर्स को। चारों टेररिस्ट को यहाँ पे इन्होंने न्यूट्रलाइज किया, इनको मारा, और साथ ही साथ में इजराइल के कमांडो चिल्लाते हुए ज़ोर से ये इस तरह से बोलते हुए घुसे थे कि हिब्रू भाषा में इजराइल की, कि हम इजराइल से हैं और सब लोग नीचे झुक जाओ। और करीबन चंद मिनटों के अंदर ही 4 टेररिस्ट को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, मार दिया गया था। 3 और टेररिस्ट थे जो कि सेम बिल्डिंग में VIP लाउंज में थे, उनको भी मारा गया। इस क्रॉस फायरिंग में लेकिन 3 जो पैसेंजर्स थे, जो सिविलियंस थे, उनकी भी मौत हो चुकी थी। यहाँ पे 3 पैसेंजर्स की मौत होती है, करीबन 7 टेररिस्ट को यहाँ पे मार दिया था। बाहर जो और 2 टेररिस्ट बचे थे, टोटल 9 टेररिस्ट थे, और बाकी युगांडियन आर्मी के सैनिक थे, इन सभी को इजराइल के कमांडोज़ ने मिनटों के अंदर मार दिया था। इस ऑपरेशन में एक कैजुअल्टी सरियत मत्कल की भी हुई थी, इजराइल की तरफ से भी हुई थी। एक कमांडो थे, असॉल्ट कमांडो योनातन नेतन्याहू, उनकी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हुए थे। करीबन हुआ ये था कि ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर ही अपनी पोजीशन लेके खड़े थे। इनके राइट साइड में एक और बिल्डिंग थी कंट्रोल रूम की, वहाँ पे कुछ युगांडियन जो सोल्जर्स थे वो पहुँच जाते हैं और वहाँ से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और उस फायरिंग में करीबन 2 गोलियाँ आके योनातन को लगती हैं, और ये जो 30 साल के योनातन नेतन्याहू थे इनकी यहाँ पे मौत हो जाती है। लेकिन ये देखते हुए ही इजराइल के बाकी कमांडोज़ ने जो हैवी फायरिंग करना शुरू किया है उस कंट्रोल रूम की बिल्डिंग के ऊपर, वहाँ पे सारे के सारे युगांडियन जो सैनिक थे उनको मार दिया था। अगर आपको पता हो या ना पता हो, हम आपको बता देते हैं। योनातन नेतन्याहू जो हैं वो आज के जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बड़े भाई थे। और उनकी इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन थंडरबोल्ट में, जैसे इजराइल का दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें तेज़ी से काम किया था उन कमांडोज़ में योनातन नेतन्याहू भी थे, और उनकी इसमें मृत्यु भी हुई थी, और वो अकेले शख्स थे जिनकी इसमें कैजुअल्टी हुई थी इजराइल की तरफ से। इसके बाद जो दूसरे 2 एयरक्राफ्ट थे जिनके अंदर जो सोवियत स्टाइल आर्मर्ड पर्सनल कैरियर थे, जो कि कवर प्रोटेक्शन देने के लिए आए थे,
उन्होंने अपनी पोजीशंस ले ली। इन सब के चलते करीबन ये अभी तक सिर्फ 30 मिनट हुए थे। इन 30 मिनट के दौरान ये सारा कुछ ऑपरेशन कर चुके थे इजराइल के कमांडोज। और अब बारी थी चौथे इजराइल के जो विमान था, जो एयरक्राफ्ट था हरकुलिस, उसको आने की। चौथा विमान आता और ये डायरेक्ट इसकी लैंडिंग कराई जाती है ओल्ड टर्मिनल के जो रनवे था उसके पास में। ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग के रनवे के पास में इसकी लैंडिंग कराई गई। वहाँ पे सारे हॉस्टेजेस को बाहर निकाला कमांडोज ने, प्लेन के अंदर चढ़ाया और जल्दी से जल्दी टर्न होते हुए रनवे पर ये जो चौथा जो विमान आया था इसने अपना सेफली वहाँ से टेक ऑफ कर लिया और सारे के सारे जितने पैसेंजर्स थे उनको इजराइल ने बचा लिया था। इसके बाद बाकी जो कमांडोज थे वो जिस तरह से आए थे 2 लैंड रोवर में और 1 मर्सिडीज़ में, सेम उसी तरह से वो उनमें बैठते हैं और बाकी जो 2 एयरक्राफ्ट थे जो खड़े हुए थे बाकी एयरक्राफ्ट्स में जाके वहाँ पे अपनी पोजीशंस लेते हैं, बैठते हैं। उसके बाद यहाँ से सेफली ये लोग भी निकल जाते हैं। ये सब कुछ आप देखिए कि महज 53 मिनट का बताया जाता है पूरा ऑपरेशन। जब सारा कुछ इन्होंने यहाँ से कर लिया, अपने पैसेंजर्स को निकाल के प्लेन में चढ़ा के इजराइल की तरफ भेज दिया। 53 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर इजराइल के कमांडोज ने ये सब करके दिखाया था। इधर अब मोसाद ने फिर से अपना काम शुरू किया। खुफिया एजेंसी मोसाद ने अब यहाँ से उसके जो डायरेक्टर थे होफी ने केनिया में अपने जो इंटेलिजेंस में उनके सोर्सेज थे इंटेलिजेंस एजेंसी में, वहाँ पे उनसे ये मंजूरी ले ली, क्योंकि ये उन्हें पता था कि अब ये जो चारों एयरक्राफ्ट आ रहे हैं इनको वहाँ से आने के लिए भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में। तो उनकी रीफ्यूलिंग के लिए मोसाद के डायरेक्टर होफी ने केनिया से ये मंजूरी ले ली थी कि यहाँ पे जब ये वापस आएंगे एयरक्राफ्ट एंटेबे से तो इनको आपके नायरोबी में इसकी रिफ्यूलिंग कराई जाए। और ऐसा हुआ भी। और इसी के साथ 4 जुलाई को करीबन दिन के वक्त में ही 4 जुलाई को ये सारे के सारे चारों एयरक्राफ्ट सारे पैसेंजर्स को लेकर इजराइल के बहादुर कमांडोज और मोसाद की इंटेलिजेंस की मदद से, उनकी बदौलत इजराइल वापस आ जाते हैं, अपने तेल अवीव में वापस आ जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। लोगों की भीड़ ने इनका स्वागत किया और सब ने ज़ोरदार इस पर जश्न मनाया। एक तरह से लोग अपने रिलेटिव से दोबारा मिल चुके, तो इजराइल एक तरह से अपना इतिहास का, अपने खुफिया एजेंसी के इतिहास का, दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे फास्टेस्ट ऑपरेशन कर चुका था। तो दोस्तों ये था ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जब इजराइल ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी कि किस तरह से 4000 किलोमीटर दूर एक दूसरे देश में जाकर महज 53 मिनट के अंदर, 53 मिनट्स में ही अपने सारे पैसेंजर्स को वहाँ से वापस लाया। हालांकि 3 पैसेंजर्स की यहाँ पे डेथ भी हुई थी, मौत भी हुई थी इसमें, जो क्रॉस फायरिंग वहाँ पे हुई थी। और वहाँ पे ऐसे कंडीशन में जाके वापस लाया था जब दूसरा एक देश जिसका तानाशाह, जिसकी आर्मी टेररिस्ट की मदद कर रही है, अगर आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपके ऊपर उल्टा अटैक करेंगे आपकी हेल्प करने की बजाय। ऐसी सिचुएशन में जाके इजराइल ने ये टास्क करके पूरा उसके कमांडोज ने दिखाया था। और मोसाद की इंटेलिजेंस की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि किस तरह से जो डायरेक्टर थे होफी, युत्ज़ेक होफी, उन्होंने किस तरह से यहाँ पे पूरा काम किया था कि स्टार्टिंग टू एंड पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया इस पूरे ऑपरेशन को। जब से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है उसके 2 दिन के अंदर सारी की सारी इंटेलिजेंस निकाली कि वहाँ पे एंटेबे एयरपोर्ट में कहाँ कहाँ पे टेररिस्ट हैं, कितने लोग हैं, क्या उनकी मदद की जा रही है युगांडा की आर्मी की तरफ से, ईदी अमीन की तरफ से। उसके बाद में जब यहाँ से ये लोग निकलने वाले थे तो वहाँ पे दूसरी कंट्री से कैसे मदद मांगी जाए रिफ्यूलिंग के लिए, अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज का, अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज़ किस तरह से किया जाए। तो ये भी जो डायरेक्टर थे होफी मोसाद के, उनकी इसमें दाद देनी चाहिए। ये पूरा ऑपरेशन था, ये इसके बारे में आज हमने आपको बताया है। आगे आने वाले और भी टॉपिक्स हम आपके लेकर आते रहेंगे। आप भी अपने टॉपिक्स हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूपीएससी सीएससी के कई सारे बैचेस मिल जाते हैं, और ये बैचेस आपकी जो तैयारी है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने वाले बैचेस हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज़ में। और आपको यहाँ पे और बड़ा डिस्काउंट में मिल जाएगा जब आप वीजे लाइव कोड लगाएंगे। आप इस कोड को लगाइए, अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।